ठीक है। एब्नॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन तो अब हमने कर ही ली है कि एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, क्यों आता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से आता है, ये तो हो ही गया। ठीक है। अब हमको देखना है कि जो मोलर मास एब्नॉर्मल मोलर मास आएगा क्या वो बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए NaCl का अपन एग्जांपल ले रहे हैं तो NaCl में आफ्टर मिक्सिंग पार्टिकल्स डबल हो जाते हैं। ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग पार्टिकल डिसोसिएशन हुआ तो आफ्टर मिक्सिंग पार्टिकल डबल हो गए, तो क्या वो पूरी तरह से जो Cp आ रही है वो हमारी बिल्कुल जस्ट डबल आ रही है, और क्या मोलर मास बिल्कुल हमारा हाफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है या कुछ भी अलग आ रहा है, ऐसे अगर एसोसिएशन में कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अब उन सबको हमको देखना है। ठीक है। तो मतलब देखना ये है कि जो भी अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है जिसकी वजह से मोलर मास में एब्नॉर्मलिटी आ रही है, क्या वो डिसोसिएशन एसोसिएशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है ना। पहली चीज तो हमको देखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। हमको फर्स्ट तो ये चेक करना है, ये देखना होगा कि क्या हो रहा है। अगर हमको जब भी अगर हमको मोलर मास चाहिए किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, अगर हम मोलर मास बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ हो तो नहीं रहा है। ठीक है। तो पहले ये देखो कि क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो पहले तो ये चेक करना है कि क्या हो रहा है, फिर जो भी हो रहा है ना, आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो भी एक हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, क्या वो 100% हो रहा है या उससे कम हो रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अब जितना परसेंटेज होगा 100% होगा, उसी हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम या ज्यादा होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट काम वही है कि हम पता करेंगे कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन और कितना परसेंटेज एसोसिएशन हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको परसेंटेज में बोले तो परसेंटेज एसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन। तो वो अपन बनाएंगे, किसके हेल्प से बनाएंगे वो सब, अपन वेंटो फैक्टर की टर्म्स में लेके आएंगे। किसके टर्म्स में लेके आएंगे, वेंटो फैक्टर में। तो फर्स्ट हमारा काम होगा पहले वेंटो फैक्टर को खुद को समझना। ठीक है। आओ देखो देखते हैं वेंटो फैक्टर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट है, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंटो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फैक्टर दिए। ठीक है। क्या पता करने के लिए कि जो भी ये जो एबनॉर्मलिटी आ रही है उस एबनॉर्मलिटी में करेक्शन लाने के लिए, जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, है ना, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मैच नहीं कर रही, उनको इक्वलाइज लाने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको बोल रहे हैं वेंटो फैक्टर। कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है ना, वैन जब क्या हो रहा होगा, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक है। वैन तो ये तो हमको पता ही है, वैन डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, जब ये होता है ना एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये जब हो रहा है तो क्या होता है, तो हमको ये पता ही है कि ऑब्जर्व्ड सीपी और थ्योरेटिकल सीपी, ऑब्जर्व सीपी और थ्योरेटिकल सीपी क्या इक्वल नहीं होती है, कम या ज्यादा होती है। डिसोसिएशन में कम हो जाती है ऑब्जर्व वाली, और एसोसिएशन में डिसोसिएशन में ज्यादा हो जाती है और एसोसिएशन में कम हो जाती है। आ गया। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन केस में दोनों सेम नहीं आती है क्योंकि पार्टिकल्स चेंज होते हैं। तो अब इनको इक्वलाइज करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे लिखेंगे उस फैक्टर को, आप यूं लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड सीपी को अगर आप थ्योरेटिकल सीपी की इक्वलाइज करना चाह रहे हो तो जो भी यहाँ पे है ना करेक्शन करना है वो करेक्शन किस फॉर्म में आएगा, थ्योरेटिकल सीपी का जो करेक्शन करना है उसको करने के लिए एक टर्म, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आई। ठीक है। वेंटो फैक्टर, जिसको अपन आई से डिनोट करेंगे, वेंटो फैक्टर आई। आगे बात समझ में क्या कि हमको पता है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या ऑब्जर्व सीपी और थ्योरेटिकल सीपी इक्वल नहीं होती है, उनको इक्वलाइज करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है। तो थ्योरेटिकल सीपी में जो भी चेंजेस आ गए, कम ज्यादा हो गई है, मतलब ऑब्जर्व वाली जो कम ज्यादा आ रही है, तो उसको बराबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए एक फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा, उसको अपन बोल रहे हैं वेंटो फैक्टर आई। ठीक है। अब यहाँ आई से ही अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, यहीं से डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे, अब यहां से अगर डेफिनेशन बनाए तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व सीपी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला और डेफिनेशन दोनों ही हो गई है। क्या डेफिनेशन अगर बोले तो इट इज द रेशियो है किस किस का, ऑब्जर्व सीपी का किसके साथ, थ्योरेटिकल सीपी के साथ, और रेशियो ऑफ ऑब्जर्व सीपी टू द थ्योरेटिकल सीपी। ठीक है। फॉर्मूला भी यही है, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल सीपी का रेशियो है। आ गया, आ रही बात समझ। तो जो भी करेक्शन हो रहा है वो किसके फॉर्म में सॉर्ट आउट होगा, वो आई के फॉर्म में सॉर्ट आउट होगा। आ रही बात समझ, ये है। आ गया। तो ये ऑब्जर्व सीपी और थ्योरेटिकल सीपी है।
है ना। अब अगर इनको अगर किसी भी सीपी की टर्म्स में लेके जाए, मान लीजिए अपन आरएलवीपी की बात कर रहे हैं, तो आरएलवीपी तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, यही है ना उसका एक्सप्रेशन, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, और ये आपने लिख दिए कैसी, ऑब्जर्व्ड ओ अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, कैसी, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो बस ऑब्जर्व थ्योरेटिकल का जो रेशियो है वही क्या है, वही वेंटो फैक्टर है। आ गया समझ में, ठीक है। ये तो आपने अभी आरएलवीपी की टर्म्स में दिए, आप चाहो तो इसको किसकी टर्म्स में, आप चाहो तो इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की टर्म्स में दे सकते हो। तब क्या दोगे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कौन सी, ऑब्जर्व को ओ से लिख रहे हैं, है ना, और डेल्टा टीबी कौन सी, थ्योरेटिकल को टी से लिख रहे हैं, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की टर्म्स में हो गया, ठीक है। और अगर इनको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की टर्म्स में तो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी एफ क्या, थ्योरेटिकल। इसी तरह से अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में तो पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई क्या, थ्योरेटिकल। आ गया, इस तरह से अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वालिटी प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व थ्योरेटिकल का रेशियो ही क्या होता है, वेंटो फैक्टर। एक और चीज जो यहाँ पे समझने की है कि आप चाहे कोई सी भी क्वालिटी प्रॉपर्टी का रेशियो करें, चाहे वो आप आरएलवीपी का रेशियो करें, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो करें, चाहे डीएफपी का, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर का, किसी का भी रेशियो करो, उसकी वैल्यू हर बार क्या आएगी, आई की वैल्यू, वेंटो फैक्टर की वैल्यू फॉर सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन का वैल्यू सेम आती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई एक सॉल्यूशन ले लिया है और अगर आपने उसकी आरएलवीपी की स्टडी की है ना, आपने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की स्टडी की है, तो अगर आप रिलेटिव आरएलवीपी की स्टडी से अगर आई बना रहे हो, चाहे फिर आप चाहे बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करके आप आई बना रहे हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट से बना रहे हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर से बना रहे हो, सेम सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आ गई बात समझ में, फॉर सेम सॉल्यूशन आई क्या रहता है, सेम ही आता है। आ गया, क्यों, क्योंकि जितना चेंज, सीधी सी बात है, कोई एक सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है, तो उसके अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने से सारी सीपी उसी सिमिलरली सेम एक्सटेंट से अफेक्ट होती है। सारी सीपी क्या होगी, सेम एक्सटेंट से अफेक्ट होगी। जितना आरएलवीपी बढ़ेगा उतना ही फिर एलिवेशन में डिफरेंस आ जाएगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, उतना ही किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा। आगे पार्टिकल्स के चेंज होने से एक सीपी में जितना चेंज आएगा सारी सीपी में वो चेंज सबके लिए सेम होगा, सिमिलर चेंज होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो अब ये जो अपन ने बनाया वो सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब आप चाहो तो इन सबको क्या कर सकते हो, इक्वलाइज करके भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है, इक्वलाइज करके भी अपन लिख सकते हैं। यानी कि अब आई फॉर ए सेम सॉल्यूशन रिमेन्स क्या, सेम। एक सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू क्या रहती है, एक ही रहती है, चाहे वो आप किसी भी सीपी के रेशियो करके बना लो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में अपन डाल देते, फ्रॉम a same solution, from a same solution I यानी वेंटो फैक्टर रिमेन्स क्या, सेम, ठीक है ना। ये बोला गया इसलिए कि आप चाहे आरएलवीपी से मेजर करो आई को, चाहे आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से करो, चाहे किसी से मेजर करो, आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। आगे समझ में, तो आई की डेफिनेशन, आई का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब अगर आई यहां गया तो देखो, अब यहां अपन ने जो चीज बनाई थी वहां से अब आप सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले थे, जो एक्सप्रेशन थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। अभी जो अपन सिंपल जो अपन पहले करके आए थे, जब अपन सीपी स्टडी कर रहे थे तब तक अपन नॉर्मल कर रहे थे, तब तक अपन कर रहे थे किनके लिए, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन के लिए। वहां जो भी एक्सप्रेशन अपन ने बनाए, फॉर्मूले बनाए, वो सब किसके लिए थे, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन के लिए केस थे। अब अपन जो मॉडिफाई कर रहे हैं आई इंट्रोड्यूस करके, तो अब ये हो जाएगा सबके लिए कॉमन, ठीक है। तो अब कैसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई सी भी क्वालिटी प्रॉपर्टी को अगर ऑब्जर्व को आप ठीक करना चाहते हो, उसको एसोसिएशन डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में भी करना चाहते हो, तो आई के साथ इनटू कर दो, चाहे वो यहां से समझ लो, चाहे वो इधर से समझ लो, है ना। तो अब 4 इक्वेशन फिर से बन जाएगी क्वालिटी प्रॉपर्टीज के लिए, है ना। क्या बन जाएगी, देखो अगर बात करें मॉडिफाइड, तो अब इनको बोलेंगे मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बनेगी आरएलवीपी, तो आरएलवीपी को लिखोगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, जो कि इक्वल टू हुआ करता था एक्स बी के। अब लेकिन क्या बोलोगे इसको, आई इंटू एक्स बी, ठीक है।
सेम इसी तरह से क्या सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी कौन सी, डेल्टा टी बी, डेल टी बी वैसे तो ये होती है के बी इंटू क्या मोलैलिटी, ठीक है। तो अब डेल टी बी के बी इंटू मोलैलिटी को बोल देंगे आई, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। एक्चुअल में के बी इंटू एम जो है वो डेल टी बी है कौन सा वाला, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल वाला है। और अब ये हो गया कौन सा, ऑब्जर्व, और ये आ गया अपना आई। सेम वही चीज यहाँ पे, ये जो एक्स बी है वो कौन सा है, वो है आर एल वीपी कौन सी अपनी, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल आर एल वीपी, ये थ्योरेटिकल। और ये कौन सी है, ये है ऑब्जर्व। और ये आ गया वेंटो फैक्टर यानी करेक्शन फैक्टर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये लो थर्ड, सेम उसी तरह से डेल टी एफ, डेल टी एफ कौन सी, डेल टी एफ ऑब्जर्व इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और के एफ इंटू एम क्या थी एक्चुअल में, डेल टी एफ थी कौन सी, थ्योरेटिकल, ठीक है। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, पाई इक्वल्स टू सीआरटी हुआ करता था, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, आई लगा दिया। ये पाई कौन सा है, ऑब्जर्व, और ये वाला सीआरटी है वो कौन सा है, थ्योरेटिकल। और ये आ गया वेंटो फैक्टर आ गया। इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनको फिर बोला जाता है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इन चार इक्वेशन को, मॉडिफाइड सीपी इक्वेशंस, मॉडिफाइड सीपी इक्वेशंस। आगे बात समझ, जिसमें अपन ने आई को इंट्रोड्यूस कर दिया है, आ गया, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आओ देखो अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है ना, देखो अब हमको पता ही है क्या, सिंस सीपी क्वालिटी प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एंड साथ में हमको यही पता है, एंड सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलर मास के, मोलर मास के भी इनवर्सली है, ठीक है। वो तो आप चाहे नंबर मोल्स से भी लगा सकते हो, नंबर मोल्स भी क्या होते हैं, मोलर मास के इनवर्सली होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें अगर हमको पता है तो आई के वेंटो फैक्टर के अपन और भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो वेंटो फैक्टर के और एक्सप्रेशन है ना, सिंस हमको पता है आई इक्वल्स टू क्या आ चुका है, ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, ठीक है। अब अगर आप सीपी की जगह पे इसको किसकी टर्म्स में ले लो, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में ले लो, किसमें ले लो, नंबर मोल्स में। तो फिर अब आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आ गई बात समझ में, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में आई का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप यहां से बनाओ सीपी और मोलर मास का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, तो अगर इनवर्सली से बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई है ना। अब ये और में आ गई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अब क्या हो जाएगा, अब रिलेशन इनवर्सली में, तो जो ऑब्जर्व सीपी है, तो ऑब्जर्व सीपी के साथ जो मोलर मास आएगा, ऑब्जर्व मोलर मास वो आएगा नीचे, और थ्योरेटिकल मोलर मास आएगा कहां, ऊपर। तो थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन क्या, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आगे बात समझ में, इस तरह से वेंटो फैक्टर के और भी एक्सप्रेशन बन जाते हैं। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि अब डिसोसिएशन, एसोसिएशन और नाइदर एसोसिएशन नाइदर डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू किस तरह से चलती है, किस तरह से आई की वैल्यू रहती है ना। और देखो अब केस लेते हैं, वापस से वही तीनों केस लेते हैं। फर्स्ट नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन का, ठीक है। केस वन व्हेन क्या, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, और सॉल्यूट टेक्स प्लेस। ना ही तो डिसोसिएशन हो रहा है, ना ही एसोसिएशन हो रहा है, आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तब आप देखो, अब आई इक्वल्स टू लगा लो, ऑब्जर्व सीपी, थ्योरेटिकल सीपी या ऑब्जर्व मोल्स, मोल्स से लगा लेते हैं, ऑब्जर्व मोल्स
एंड थियोरेटिकल मोल्स क्या रहेंगे, ऑब्जर्व मोल्स और थियोरेटिकल मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो फिर इस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ गया, यानी कि आई इक्वल्स टू हो जाएगा इस केस में 1 आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हेन आई इक्वल्स टू 1, जब आई 1 होता है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक है। या यूं पूछ लेंगे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये, ना। न्यूमेरिकल में अगर कोई केस नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन है तो उस केस में आई की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, 1 रखनी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आएंगे क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे, कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ग्लूकोज, है ना, यानी जो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, यूरिया, शुगर, ठीक है, CCl4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स भी इसमें आ जाएंगे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, विटामिन, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये सब। तो इस तरह से ये हो जाते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमको देखने को मिलेंगे, है ना। आगे ये तो गया केस 1। अब केस 2, केस टू जब क्या, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का केस था। अब ले रहे हैं व्हेन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, जब सॉल्यूट का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। तो सिंपल सी बात है, जब डिसोसिएशन हो रहा होगा तो आई ऑब्जर्व्ड मोल्स, बताओ ऑब्जर्व्ड मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, है ना। भाई कोई चीज डिसोशिएट होगी तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना, तो पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो ऑब्जर्व मोल ज्यादा आएगा, थियोरेटिकल मोल्स कम आएंगे। तो फिर इस केस में आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यानी कि क्या लिखा जाएगा, आई इज ग्रेटर देन 1। तो आपसे पूछा जाएगा कि आई जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या, तो आप बोलोगे डिसोसिएशन, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल आएंगे सारे क्या, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके एग्जांपल बन जाएंगे। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जितने जो भी सब्सटेंस अपने आयंस में डिसोशिएट हो सकते हैं, वीक या स्ट्रॉन्ग, सब आ गया समझ में। ये तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, KCl, है ना, कुछ भी NaCl, KCl जो भी आयंस में डिसोशिएट होता है, HCl, H2SO4, है ना, जो भी इस तरह सॉल्ट्स आएंगे, सॉल्ट्स, एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आ गया ये। तो ये तो हो गया क्या, डिसोसिएशन का केस। केस 2 समझ में आ गया। केस 3 कौन सा बनेगा, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा बनेगा। ये वाला समझ में आ गया आपको डिसोसिएशन का। अब देखो इसी में कर देते हैं केस 3 व्हेन डिसोसिएशन की जगह पे क्या कर दो, एसोसिएशन कर दो, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व मोल्स क्या हो जाएंगे, है ना, कि अब एसोसिएशन हो रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन क्या हो चुके होंगे, कम हो जाएंगे। तो अब आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएंगे कौन से, इसके थोड़े से लिमिटेड एग्जांपल है ना, तो वो थोड़े से ध्यान रखने हैं अपन को, है ना। एक जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो अपने सिलेबस में है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि एसिटिक एसिड, बेंजिक एसिड, है ना, इन किसके अंदर बेंजीन में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भी क्या होता है, एसोसिएशन ही होता है, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं आपस में कंबाइन होकर, आ गया समझ में। तो ये हो जाते हैं तीनों केस जिसके लिए आई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है ना। न्यूमेरिकल में तो खैर हमको ये सब चीजें काम में लेनी है, और अगर सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कई बार तो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तीनों केस ऐसे ले लेते हैं, क्या ऐसे बोलेंगे, केस 1 ऐसे बोलेंगे, केस 1 व्हेन आपसे बोलेगा व्हेन आई इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या बोलना है, आई इक्वल्स टू 1 तो क्या बोलोगे, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नाइदर
डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है, i इक्वल्स टू 1 है तो क्या है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। आपसे पूछ जाएगा क्या, व्हेन i इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा आ रहा है, इसका तो पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा, तो फिर आप बोलोगे डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। ठीक है, इस केस में आपको ये बोलना है। और इस तरह से पूछा गया क्या कि व्हेन i इज लेस देन 1, ठीक है, तो फिर आप बोलोगे क्या, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। ठीक है, ये तो इस तरह से 3 केस बन जाते हैं वेंटो फैक्टर को लेकर। आगे बात है समझे, तो ये तो हमने समझा कि वेंटो फैक्टर खुद क्या होता है। ठीक है, अब वेंटो फैक्टर की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे बनाएंगे वो अपन देखते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है।